इन हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं पाकिस्तानी फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के भूत को लेकर आई एक रिपोर्ट से। आपको पता ही है कि पाकिस्तान इस समय FC-31 को लेकर के कुछ ज़्यादा ही डेस्परेट है। फिर चाहे वो पाकिस्तान के पूर्व अधिकारी हो, पाकिस्तान की मीडिया हो, सभी इसका समर्थन लगातार करते नजर आए हैं। हाल ही में पाकिस्तान के एयर कॉमोडोर जो कि रिटायर्ड है, जिया उल हक शमशी, उन्होंने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि पाकिस्तान का जो एक्विजिशन होगा फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का, ये पाकिस्तानी वायुसेना को आने वाले 12 से 14 वर्षों में भारतीय वायुसेना की तुलना में एक कॉम्बैट एज प्रदान करेगा और भारत का जो डोमिनेंस है उसको खत्म करने में ये पाकिस्तान का सहयोग करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को इस समय ऐसे फाइटर जेट्स की जरूरत काफी ज्यादा है। और शमसी की बात माने तो उन्होंने कहा कि आने वाले 10 से 15 सालों में भारत के पास इस एयरक्राफ्ट की टक्कर की कोई कैपेबिलिटी मौजूद होगी, ये भी बहुत मुश्किल है। और उन्होंने इसीलिए कहा कि पाकिस्तान के पास रीजन में एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हो सकता है FC-31 के आने से। इसके पहले पाकिस्तानी चीफ ने भी यही कहा था कि पाकिस्तानी वायुसेना जो है FC-31 स्टेल्थ फाइटर्स को एक्वायर करेगी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। दरअसल आपको बता दें कि FC-31 को J-31 के नाम से जाना जाता है चाइना में, और ये एक फिफ्थ जनरेशन का मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर होने वाला है जो कि अपने कैटेगरी के दूसरे एयरक्राफ्ट जैसे कि मोस्ट एडवांस F-35 लाइटनिंग 2 और दूसरे प्लेटफॉर्म से कम्पीट करेगा। और ये जो एक्विजिशन है ये पाकिस्तानी वायुसेना को एक सिग्निफिकेंट अपग्रेड प्रदान करेगी, और पाकिस्तान जो कि अपनी फ्लीट को मॉडर्नाइज करने के लिए काफ़ी डेस्परेट है उसमें ये काफ़ी सहयोग भी करेंगे। अब अगर हम रिसेंट रिपोर्ट की बात माने पाकिस्तानी मीडिया की, तो इसके पहले पाकिस्तान का एक चैनल जिसका नाम बोल न्यूज़ है, उसने तो यहाँ तक क्लेम कर दिया है कि पाकिस्तानी पायलट्स ने ऑलरेडी अपनी जो ट्रेनिंग है चाइना में उसको शुरू कर दिया है, जहाँ पर वो FC-31 को ऑपरेट करने हैं। लेकिन हास्यप्रद बात ये है कि अभी खुद इसे चाइना की जो सेना है उसमें इंडक्ट नहीं किया गया है। ये एयरक्राफ्ट अभी अंडर डेवलपमेंट है, और अभी खुद चाइना की जो पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स है इसमें इसको इंडक्ट नहीं किया गया है। और माना जा रहा है कि अभी जिस स्टेज में है 2032 से पहले इसे इंडक्ट किया जाएगा, इसकी संभावनाएं भी काफ़ी कम है, क्योंकि बीच में इस एयरक्राफ्ट में कुछ खामियां आई थी जिनको दूर किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस चाइना से ज़्यादा हाई है। पाकिस्तान ने तो यहाँ तक कह दिया है कि FC-31 को पाकिस्तानी वायुसेना में इंडक्ट करने का सीधा मतलब ये होगा कि रीजन में जो पावर का बैलेंस है वो शिफ्ट होगा, और भारत की जो एयर सुपियोरिटी है उसको ये ख़त्म कर देंगे। क्योंकि ये स्टेल्थ फाइटर है तो भारत के पास इनका कोई जवाब नहीं होगा, ऐसा उनका मानना है। निसंदेह जो स्टेल्थ फाइटर होते हैं ये अपने एडवांस एवियोनिक्स और वेपन सिस्टम के लिए जाने जाते हैं, और भारत के लिए चैलेंज हो सकती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ FC-31 की सहायता से वो पूरा एयर डोमिनेंस खत्म कर देंगे, क्योंकि आपको बता दें कि राफेल जैसे तो 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं, ये फिफ्थ जन फाइटर्स को टक्कर दे सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और भारत के पास राफेल और इंडिजिनस तेजस एयरक्राफ्ट की जो फ्लीट है ये पूरी तरीके से इसमें कैपेबल है। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों से जब इस पर बात की गई तो उन्होंने टिप्पणी दी। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान का जो क्लेम है फिलहाल तो निराधार है, और अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हो भी जाता है तो फिलहाल भारत पैनिक में आकर के कोई विदेशी फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं खरीदने वाला है। भारत अपने खुद के फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम एमका पे बना हुआ है, और भारत का जो पूरा ग्राउंड है वो स्पष्ट है कि भारत अब जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा वो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी में करेगा। अंतिम विदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट जो भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेंगे तो संभावित है वो MRFA में ही करेंगे, उसके बाद कोई भी विदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को ज्वाइन नहीं करेगा। तो ऐसे में पाकिस्तान का जो FC-31 का क्लेम है ये फिलहाल कब तक पूरा होता है ये पाकिस्तान को भी नहीं पता। लेकिन भारत अपने एमका के जो अलग अलग वेरिएंट्स हैं इनको लेकर काफ़ी सीरियस है, और भारत इन्हीं पे काम कर रहा है, और यही आगे चल के हमारी जो कैपेबिलिटी है उसको बूस्ट देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि FC-31 पाकिस्तान को कुछ टेक्टिकल एडवांटेज दे दे एयर कॉम्बैट में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मॉडर्न वॉरफेयर में जो कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस है इसमें बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। इसमें सिर्फ आप स्टेल्थ फाइटर की स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स के दम पर ये नहीं क्लेम कर सकते कि आप किसी का डोमिनेंस खत्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग चीज़ें फैक्टर हैं जिनको यहाँ पर ध्यान में रखना होता है, जिसमें नंबर ऑफ जेट्स हो गए, इसके अलावा पायलट ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस कितनी है ये भी मैटर करती है, और एयरक्राफ्ट में कौन कौन से हथियार इंटीग्रेट किए गए हैं ये मैटर करते हैं, और वो ऑपरेशनल फ्रेमवर्क उनका कैसा है ये भी मैटर करता है। इसके अलावा जो FC-31 है फिलहाल तो ये अंडर डेवलपमेंट है, और ऐसा माना जा रहा है भारतीय वायुसेना के अधिकारियों के द्वारा, और भारत के डिफेंस एनालिस्ट भी यही मान रहे हैं कि शायद जब तक ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी वायुसेना को ज्वाइन करेगा तब तक ऑलरेडी एमका की पहली उड़ान हो चुकी होगी, और एमका अपने प्रोडक्शन फेज के काफ़ी नज़दीक होंगे। और अगर MRFA की बात की जाए
अगर एमआरएफए में सब कुछ सही रहता है तो एमआरएफए के अंतर्गत जो एयरक्राफ्ट है भारत को मिलने भी शुरू हो जाएंगे। तो भारत यहाँ पर पैनिक बिल्कुल भी नहीं है। भारत अभी अपने इंडिजिनस प्रोग्राम पर ही फोकस कर रहा है और भारत को फिलहाल पैनिक में आकर के किसी भी फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत नहीं है। आपको बता दें ये पहली बार नहीं था जब पाकिस्तान ने किसी फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर के इतना बड़ा क्लेम किया हो। इसके पहले आपको याद होगा पाकिस्तान ने 2017 या 18 के पास अपना खुद का एक प्रोग्राम इनिशिएट किया था जिसको प्रोजेक्ट अज़्म के नाम से पुकारा गया था। अब प्रोजेक्ट अज़्म जो है पाकिस्तान का ठीक उसी प्रकार का प्रोग्राम था जैसा भारत का एमका प्रोग्राम। इसके अंतर्गत पाकिस्तान स्वदेशी तौर पर एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट विकसित करने वाला था। इनिशियल डिज़ाइन भी सामने रख दी गई थी, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान बहुत ही अमीर देश है और पाकिस्तान के पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतने मजबूत हैं कि ये प्रोग्राम कभी शुरू ही नहीं हो पाया। जी हाँ, अज़्म प्रोग्राम शुरू होने से पहले ठंडे बस्ते पर चला गया और इस समय पाकिस्तान दो नाव पर सवार है। कभी पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि FC-31 पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे, तो कभी तुर्की का जो TFX प्रोग्राम है जिसको हम कान के नाम से जानते हैं अब, इसको लेकर के तो पाकिस्तान ने यहाँ भी दावा कर दिया है कि ये को डेवलपमेंट है जहाँ पर पाकिस्तान ने भी इसमें सहयोग दिया है। ये बात अलग है कि तुर्किश मीडिया इसको नकार देती है हर बार, लेकिन पाकिस्तानी इसको लेकर के क्लेम बहुत बड़ा करते हैं। अब बात करें भारत की, तो भारत को फिलहाल अपने एमका पे फोकस करना चाहिए। पाकिस्तान की ये जो रिपोर्ट्स हैं इनमें तब तक भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक कोई ऑफिशियल डील फाइनलाइज ना हो जाए, क्योंकि एमका की जहां तक बात रही तो एमका के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जा चुकी है, जहां पर 5 प्रोटोटाइप्स का निर्माण किया जाना है और जो इनका रोल आउट है ये क्रमशः 2026 से शुरू हो जाएगा। 2027 में एमका मार्क 1 की पहली उड़ान आयोजित करी जाएगी और उसके बाद 5 जो प्रोटोटाइप हैं इनमें से 3 जो प्रोटोटाइप्स हैं इनका इस्तेमाल सिस्टम और एवियोनिक्स टेस्टिंग में किया जाएगा, जहां पर इनके रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट और दूसरी चीज़ें टेस्ट की जाएंगी। तो अंतिम के जो 2 प्रोटोटाइप्स हैं ऐसा कहा जा रहा है रिपोर्ट्स में कि ये वेपन इंटीग्रेशन और वेपन ट्रायल्स में यूज़ किए जाएंगे, जहां पर जो इनमें लगने वाले हथियार है उनको वैलिडेट किया जाएगा और तब जाकर के ये जो फाइनल प्रोडक्शन मॉडल है ये 2034 से 35 तक हमें भारतीय वायुसेना में देखने को मिल सकता है। अब एमका का बेनिफिट ये है कि एमका को आप एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के तौर पर तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, बल्कि ये नॉन स्टेल्थ और स्टेल्थ दोनों मोड में ऑपरेट हो जाएगा। और हमने कल के वीडियो में कहा था कि नॉन स्टेल्थ मोड की जहां तक बात रही तो ये 6500 किलोग्राम तक के जो वॉरहेड्स हैं इनको अपने 14 हार्ड पॉइंट्स में कैरी करने में सक्षम होगा, जो कि काफ़ी मैसिव है। और ये मैक 2.2 कैपेबल एयरक्राफ्ट होगा जो कि काफ़ी तेज़ रफ्तार के साथ एनिमी एयर स्पेस में घुस करके मिशन एग्जीक्यूट करके वापस आने में सक्षम होगा। इसमें आपको सारे हथियार स्वदेशी देखने को मिलेंगे। संभावित है कि इसमें आपको मीटियोर और दूसरी कुछ मिसाइल्स विदेशी देखने को मिल भी जाएं, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि अब अधिक से अधिक जो इंडिजिनस है प्रोग्राम उसको किया जाए। और कल आपने सुना ही कि अब इस प्रोग्राम में कोई विदेशी कोलैबोरेशन देखने को नहीं मिलेगा। जो होगा उसमें आपको भारत के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की जो भूमिका है वही देखने को मिलेगी। यानी स्पष्ट है कि भारत बिल्कुल भी पाकिस्तानी रिपोर्ट से पैनिक नहीं है। भारत अपने प्लान के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहा है और यही भारत को करना भी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।